हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 का जो है चैप्टर 1 करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम केवीएस को टारगेट करते हुए जो है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। इस बार केवीएस के सिलेबस में जो है साइंस का पार्ट ज़्यादा पूछा जाएगा। मैंने एक पहले वीडियो में आपको बताया कि हमें टोटल 27 चैप्टर जो है करने हैं केवीएस को टारगेट करते हुए। तो हम केवीएस के लिए एनसीईआरटी की सीरीज जो है ये चली हुई है। इसमें हम 6th क्लास से जो चैप्टर पूछे जाएंगे वो हम पढ़ चुके हैं, और अब जो 7th क्लास से जो चैप्टर पूछे जाएंगे वो अब हम कर रहे हैं। तो आप ये सभी चैप्टर्स देखने के लिए चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम पादपों में पोषण चैप्टर जो है करेंगे। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। क्या आप यह भी पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन एवं खनिज जो है भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादप तथा पादपों का आहार ग्रहण करने वाली जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो देखिए, पादपों की पोषण विधि जो है यहाँ पर बताई गई है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समृद्ध बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इनके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसे उपयोग करने की विधि को जो है पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते तो स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को जो है स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब पहेली जानना चाहती कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन क्यों नहीं बना सकता। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता अथवा केवल कुछ भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। तो पादप की खाद्य फैक्ट्रियां क्या होती हैं? पत्तियां। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा जो है अवशोषित कर लिए जाते हैं। बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। ये तने के माध्यम से जो है पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह में उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रवेश करती है? सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा। यह रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो देखिए, अब हम कोशिकाओं के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। आप देखते हैं कि इमारत जो है ईंटों से बनती है, उसी प्रकार से सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहती है। ये देखिए, जो ये पतली बाह्य संरचना होती है इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसके केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। तो देखिए, ये केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो है केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है। केंद्रक जो है चारों ओर से ये एक जेली के समान पदार्थ से जो है घिरा होता है। तो इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप जो कक्षा 11 में पढ़ेंगे। पहली जानना चाहती कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर ऊर्जा की सूर्य के प्रकाश यानी कि
की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। देखिए, पत्तियों द्वारा जो है सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है और पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होंगे। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, उसमें सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिलता है, जो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन का जो है निर्माण होता है। इस प्रक्रम में जो है ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। ये देखिए, क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र। ये होते हैं रंध्री द्वार, ये एक पत्ती का चित्र है। ये द्वार कोशिकाएं होती हैं, ये होते हैं रंध्र और ये होता है क्लोरोफिल। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। एक ही प्रकार के पादप के दो गमले लीजिए। एक को अंधकार में 72 घंटे के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपको अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण को जो है नोटबुक में लिखें। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते अर्थात ढक लेते। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि जो पत्तियां हरी नहीं होती उनमें भी जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे जलाशयों में हरे अवपंकी यानी कि काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। तो ये काई जैसे जो पादप होते हैं उनको जो है शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका हरा रंग क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। ये देखिए विभिन्न रंग की पत्तियां, तो इनमें सभी पत्तियों में जो है क्लोरोफिल होता है। पादप में कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का जो है संश्लेषण करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का जो है संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जो है बनती है। इसका उपयोग खाद्य के अन्य संगठनों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन जो है कैसा पदार्थ है? नाइट्रोजनी, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन जो गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी के कुछ विशेष जीवाणु होते हैं मिट्टी में जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते। तो वे कैसे करते हैं? नाइट्रोजन को जो है उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में जो है निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं।
संभवतः आपने देखा होगा कि किसान अपने खेत में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठक के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। पादपों के पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य प्रणाली पर निर्भर करते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए। क्या आप एक वृक्ष देखिए, ये देखिए वृक्ष पर जो है एक अमर बेल जो है फैली हुई है। क्या आपने एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी एक रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करती है जिस पर ये आरोहित होती है वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अवमूल्यन पोषकों से वंचित कर देते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। तो अमरबेल क्या होती है? परजीवी। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? इस पर विचार कीजिए। पहली जानना चाहती है कि क्या रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक अन्य जैसे जीव भी परजीवी हैं? क्या आपने ऐसे पादपों को देखा तथा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते तथा उन्हें पच जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। पादपों को देखिए, इनमें घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग। ये देखिए, ये होता है घटपर्णी पौधा जो है पादपों का दूसरे जंतुओं का जो है शिकार करता है। घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्तियों का रूपांतरित भाग। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके होते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। तो जो कीटों का भक्षण करते हैं वो पादप जो है कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बूझो भ्रमित है कि यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है? मृतजीवी। अब हम जो है मृतजीवी के बारे में पढ़ेंगे। आपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों तथा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु किस प्रकार ये पोषक की आवश्यकता होती है तथा वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। बूझो जानना चाहती कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इन प्राणियों के समान इनमें प्रमुख नहीं होता। ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते। इनमें क्लोरोफिल युक्त अनुपस्थित होता है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। ये देखिए छत्रक के पैकेट सड़ी गली वस्तुओं पर उगा छत्रक। डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। उस स्थान पर रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना दिखाई न देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षण को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपने रुई के धागे के समान संरचना दिखाई देती होगी। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने गलने वाली वस्तुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत अथवा अपघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। कवक, फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े अथवा अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन सभी स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट और
अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। बुज्जो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहती है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। पहेली ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों जंतु एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते। कुछ कवकों का रोग औषधि के रूप में भी होता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में जल एवं पोषण के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संशोधित खाद्य कवक देता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। क्या आपने किसान को अपने खेत में तथा माली को बगीचे के लॉन अथवा गमले में खाद्य एवं उर्वरक डालते देखा है। क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद्य में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक एवं तथा खाद्य मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग इस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इनके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगने के बाद अगली फसल के लिए भी उन्हें सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी जीवों को अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। इसके जो है ये कुछ जो हमने सीखा वो पॉइंट हम देख लेते हैं। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपने खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परजीवी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।